दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुख चपरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि कैसे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, तैयारी करनी है और टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि इंग्लिश में कैसे पढ़ें, लिटरेचर में शॉर्ट आंसर को कैसे याद करें, लॉन्ग आंसर को कैसे लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें लिटरेचर में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रोज, दूसरा है पोइट्री और तीसरा है सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं बात करूं प्रोज और सप्लीमेंट्री की, तो ये लगभग एक जैसा ही है क्योंकि दोनों में मतलब 2 शॉर्ट आंसर आते हैं और एक लॉन्ग आंसर आता है। ठीक है, तो प्रोज एंड सप्लीमेंट्री में आपको कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ लेना है। समरी पढ़ना है सबसे पहले आपको। कहां से पढ़ना है, तो जो आपके नोट्स हो उसमें अगर समरी हो तो वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप मॉडल पेपर में देख लीजिए समरी। तो नॉर्मली क्या होता है कि मॉडल पेपर में थोड़ी समरी जो उसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी हार्ड होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाइए और जो भी चैप्टर उसका चैप्टर का नाम डालिए और साथ में लिख दीजिए समरी। तो आपको जिस भी चैनल का समझ में आ जाए समरी, तो उसकी आप समरी पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियो का यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब में जाइए, चैप्टर का नाम लिखिए, साथ में लिख दीजिए एनिमेशन वीडियो समरी। तो आपको क्या होगा, एनिमेशन मतलब होता है विजुलाइज करना। जैसे अगर जैसे गांधी जी वाला चैप्टर है लास्ट में, तो उसमें मतलब उस टाइम का दिखाना बिल्कुल। ठीक है, कैसे आंदोलन हुआ, कैसे नारे लग रहे थे, उस टाइम को बिल्कुल विजुलाइज करके दिखाना। ठीक है, उससे क्या होता है कि मतलब हमें समरी समझने में, उस चैप्टर को समझने में ईजी होता है। ठीक है, तो हम जल्दी समझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनिमेशन वीडियो देख लेना है। इसके बाद समरी की 2-3 वीडियो देख लेनी है। ठीक है, जिसमें फैक्ट्स वगैरह हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर की समरी पढ़ लेना है। तो इस तरह से जब आपको 3-4 बार समरी पढ़ लेना है। ठीक है, हिंदी में जब आप समरी पढ़ लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा नंबर फैक्ट्स याद कर लेने हैं। फैक्ट्स मतलब और जैसे कोई एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टर जो उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके रूल क्या हैं। ठीक है, और अगर कोई जैसे डेट वगैरह हो, ठीक है, कोई डेट हो या कोई प्लेस का नाम स्पेशल हो, ठीक है, तो उन सब फैक्ट्स को आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, हिंदी में समरी पढ़ने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने समरी पढ़ी 3-4 बार, ठीक है, देखी सुनी, उसको आपको कॉपी पर लिखना है। तो नॉर्मली जो समरी होती है मतलब 1.5 से 2 पेज होती है, मैक्सिमम 2 पेज। ठीक है, 1.5 से 2 पेज समरी होती है। तो आपने जो भी ना 3-4 बार वीडियो देखी, मॉडल पेपर से पढ़ा समरी हिंदी में, उसको आपको कॉपी पर लिखना है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखना है अपनी तरफ से। ठीक है, इसके बाद हिंदी में लिखने के बाद आपको क्या करना है, बिना मॉडल पेपर में देखे हुए आपको उस हिंदी की जो समरी है उसको आपको सेंटेंस वाइज सेंटेंस अपने मन से, ठीक है, खुद जो है उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो सेंटेंस वाइज ठीक है, एक एक सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आपको मतलब प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो है आपने हिंदी में लिखी और बिना देखे आपको सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। प्रॉब्लम आएगी, कई ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको मतलब उसकी इंग्लिश नहीं पता होगी। तो आप क्या कीजिए, जो भी वर्ड्स की इंग्लिश नहीं पता हो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, और जिस जैसे भी बने आपसे जितनी भी गलती हो आप बना के लिखिए। ठीक है, 1.5 पेज। जब आपकी जो समरी बन जाए इंग्लिश में, फिर आप क्या कीजिए, जो भी वर्ड्स की इंग्लिश नहीं बनी आपको,
ठीक है, उन वर्ड्स की या तो आप गूगल में देख लीजिए अंग्रेजी, या आप मॉडल पेपर की समरी में देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने जो वर्ड्स हैं जिसकी इंग्लिश नहीं आई वो आपको लिख लेना है कॉपी में, उसको अंडरलाइन कर देना है या अलग काले पेन से लिख देना है, जैसे पता चल जाए कि हाँ इन वर्ड्स की हमें अंग्रेजी नहीं बनी थी। और इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर की समरी उठानी है इंग्लिश वाली, उससे आपको अपनी जो समरी है जो आपने बना के लिखी है इंग्लिश में उसको कंपेयर करना है। तो आपको देखना है कि आपने क्या क्या गलतियां की। आपको बहुत सारी गलतियां मिलेगी टेंस में, किसी में हेल्प में वर्ब सही नहीं होगी, किसी में कोई टेंस है तो उसकी मतलब कंडीशन सही नहीं होगी। ठीक है, कई सारी गलतियां होंगी। ठीक है, आपको कंपेयर करना, जो जो गलती की है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, या फिर इससे पता चल जाए कि हाँ ये गलतियां की है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर की जो इंग्लिश वाली समरी उसको आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार आपको एक दो बार समरी पढ़ ली, फिर से एक बार फिर से आपको जो हिंदी वाली समरी है उसको देखकर आपको फिर से जो है इंग्लिश में समरी लिखना है एक दो बार पढ़ने के बाद मॉडल पेपर में। ठीक है, फिर जब आप देखोगे तो आपकी कुछ गलतियां कम हुई होंगी। ठीक है, कुछ गलतियां कम होंगी, थोड़ा और अच्छा लिखोगे, लिखा होगा आपने। तो इस ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इससे फायदा क्या है, इससे आपके तीन फायदे हैं। इंग्लिश में आज जो समरी लिखोगे बिना देखे, मतलब अपनी मन से लिखोगे, पहला आपका तो इसमें लॉन्ग आंसर में फायदा होगा। ठीक है, दूसरा होगा आपका स्टोरी बनाने में। जब आप ट्रांसलेशन आता है 4 या 5 नंबर का, ठीक है, जिसमें 4-5 लाइनें होती हैं, तो उसका जब ट्रांसलेशन आता है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तीसरा आपको हेल्प मिलेगी आर्टिकल लिखने में, क्योंकि आर्टिकल आपको 2 से 2.5 पेज लिखना होता है। ठीक है, तब आप पूरा तो मतलब जो है आप याद नहीं कर लोगे इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, आपको बना के ही लिखना पड़ेगा, और हो सकता है कि ऐसे टॉपिक आ जाए जो आपने पढ़ा ही ना हो जिसके बारे में, तो आपको बना के लिखना पड़ेगा, पहले हिंदी में सुनना पड़ेगा, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जब आप जो आपकी समरी है चैप्टर्स की उसको आप जब अपने मन से ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, कोशिश करोगे, तो आपको ये 3 फायदे होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, मतलब आप सेंटेंस बना ही नहीं पा रहे, आपको रूल भी याद नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, तो आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास टाइम हो और आप मैनेज कर सको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप जो है यूट्यूब में जाके जो है टेंस देख लीजिए, मतलब ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश टेंस की वीडियो देख लीजिए, 4-5 लेक्चर देख लीजिए, जितने सारे रूल हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन से रूल हैं, फ्यूचर के कौन से रूल हैं, इंडेफिनिट के, परफेक्ट कंटिन्यूअस के कौन से रूल हैं, वो सारे रूल देख लीजिए। ठीक है, ट्रांसलेशन के। ठीक है, फिर इसके बाद आप कीजिए अगर आपके पास टाइम हो। इसके बाद जब आपने इतना कर लिया तो आपकी जो है समरी जो है जब आप 4 से 5 पढ़ोगे, ठीक है, इसके बाद भी आप गलतियां देखिए, फिर जो और अगर मान लो गलतियां थोड़ी कम होंगी, फिर आप मॉडल पेपर की समरी 2-3 बार पढ़िए, फिर आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आगे से आप 5-6 बार करोगे तो अपने आप आपको मतलब 100% नहीं तो 70 to 80% आपको मतलब बन जाएगा, आपको समरी पूरी समझ में आ जाएगी और आप पूरी समरी इंग्लिश में लिख दोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, शॉर्ट आंसर में अगर मैं आऊं तो 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के। आपको क्या करना है, पहले देख लो कितना लिखना है इसमें, तो आपको शॉर्ट आंसर में 4 से 5 लाइन लिखना है। ठीक है, और जो हमारी नॉर्मल कॉपी होती है उसमें मतलब हमारी जो 2 लाइन होती है, मतलब हमारी जो नॉर्मल कॉपी की 3 लाइन होती है वो बोर्ड कॉपी की 2 लाइन के बराबर होती है, तो यानी आपका आंसर नॉर्मल कॉपी के हिसाब से 5 से 6 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जब आपने समरी अच्छे से पढ़ ली, 2-3 बार जो इंग्लिश में अपने मन से लिखी समरी, ठीक है, कॉपी में, इसके बाद आप क्या करो कि जो आपके नोट्स हो या फिर मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें आप जो जितने बार 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में, उसमें हर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो या जो कीवर्ड हो, कोई फैक्ट हो जो आपने समरी में नहीं पढ़ा हो, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उनको बस ध्यान रखिए जब ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जो है आप उसका आंसर आप मॉडल पेपर की जो हिंदी वाली समरी है उसमें देख लीजिए, या आपने जो हिंदी में समरी लिखी है उसमें देख लीजिए। ठीक है, उस आंसर की, और जो हिंदी में समरी लिखी है उससे आप इंग्लिश में लिखिए अपने उसमें। ठीक है, तो हिंदी में देखना है आपको आंसर, आपको हिंदी में आंसर देखना है शॉर्ट, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, और फिर उसको आपको इंग्लिश में लिखना है कॉपी में। ठीक है, फिर आप जब लिख लोगे इंग्लिश में, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आए वर्ड वगैरह में जैसे वही, तो आप गूगल से देख लीजिए, आप कंपेयर। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है मॉडल पेपर के आंसर को या नोट्स के आंसर को, और आपने जो अपने बना के लिखा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको कंपेयर करना है।
तो आप देखोगे कि थोड़ी टेंस वगैरह प्रॉब्लम हुई होगी, गलती या थोड़ी एक दो वर्ड्स वगैरह ऊपर नीचे हो गए होंगे, ठीक है, तो 100% नहीं होगा। फिर आप उस मॉडल पेपर के आंसर के नोट्स के आंसर हुए 2 से 3 बार पढ़िए, फिर आप इसका फिर लिखिए आप अब बिना देखे इंग्लिश में आंसर, ठीक है। जब आप ऐसे 2-3 बार करोगे तो आप खुद देखोगे कि 100% अगर सही नहीं है 80 to 90% आपका आंसर मतलब वो आपको आ जाएगा, मतलब जो आपकी कॉपी में लिखा है वही आप मतलब आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर के पहले आपको देख लेना जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो जो भी क्वेश्चन मतलब कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको याद कर लेना। उसके बाद फिर आपको हिंदी में आंसर देखना है, ठीक है, आंसर उससे फिर आपको इंग्लिश में लिखना है, फिर आपको उसका मॉडल पेपर के आंसर से या नोट्स के आंसर से कंपेयर करना है, देखना है कहाँ कहाँ गलती हुई है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। इसका फिर आपको 2-3 बार आंसर को पढ़ के इंग्लिश में जो नोट्स में लिखे हैं उसका फिर आपको लिखना है। जब आप ऐसे 2-3 बार करोगे तो अपने आप आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपका जो मतलब जैसे नोट्स में अगर मान लो जो आपका आंसर है वो मान लो 2 से 3 लाइन का है, ठीक है, मतलब ये कि मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर 2 से 3 लाइन का नोट्स पे है और आपको लिखना है 5 से 6 लाइन, क्योंकि 4 नंबर का आंसर है, नंबर क्वेश्चन है और आपने मान लो 2 लाइन ही लिखी उसमें पेपर में, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको बना के लिखना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या करिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसको 2 से 3 लाइन है, तो अपने मन से आप जाइए मॉडल पेपर में, उसमें आप क्वेश्चन देखिए, वो अगर क्वेश्चन मिल जाए उसमें आप देखिए कोई 1-2 लाइन अपने मन से उसमें ऐड कर लीजिए क्वेश्चन में, या अगर क्वेश्चन वो ना मिले मॉडल पेपर में तो आप समरी में जाइए, उससे आप 1-2 लाइन उठा के अपने नोट्स के आंसर में मिला लीजिए, मतलब आपको 4 से 5 लाइन का वो आंसर बनाना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो आपके पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा कैसे की थी, हाउ डिड एमएमएल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका अगर आप जो नोट्स में अगर आप अपने आंसर देखेंगे या जो हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि एमएमएल जो है अपनी भाषा की रेस्पेक्ट करते थे फ्रेंच लैंग्वेज की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। इतने ये है अगर आप देखेंगे नोट्स में, इससे आप देखेंगे 2-3 लाइन ही बनेगी और आपको 1 लाइन और ऐड करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या है, तो अगर आप मॉडल पेपर में देखेंगे समरी में या फिर आंसर में, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स कुछ लाइनें मिलेंगी, ठीक है, जैसे एक लाइन है कि एमएमएल कहते हैं जैसे अगर पूरा देश गुलाम है और अगर उन देश के लोगों के पास जो उनकी भाषा है खुद की, तो भाषा उनके लिए कुंजी का काम कर सकती है, कुंजी मतलब की का काम कर सकती है। तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी मतलब भाषा की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ना, तो ये आप लाइन उसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एमएमएल ने कहा था कि एवरीवन शुड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, कि हर किसी को अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। ये भी मतलब उसी से रिलेटेड है क्योंकि एमएमएल की जो मातृभाषा थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, तो उसी से रिलेटेड है ना ये लाइन है, तो आप ये इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है मैन, आपको देखने हैं कि जो भी आंसर हो आपकी कॉपी में क्वेश्चन हो कौन कौन से आंसर छोटे हैं 2-3 लाइन के हैं, वो आपको मॉडल पेपर में जाना है, उसमें क्वेश्चन में देख लेना है, अगर आपको मिल जाए, ठीक है, उससे जो इजी लाइन लगे उसकी 1-2 लाइन उठाना है उसमें मिक्स करना है, या अगर उसमें नहीं मिले तो आप समरी में देखिए, समरी की उसमें उठाइए लाइन ही 1-2 उसको मिक्स कर दीजिए, मतलब आपको मिक्स करके 5 से 6 लाइन का हर आंसर बना लेना है, ठीक है, जिससे आपको बोर्ड में जैसे मान लो अगर आ जाए तो मतलब फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मतलब आपने नॉर्मली नहीं पढ़ा, ठीक है, इसमें और बोर्ड में आ गया मान लो और उसका मतलब आंसर 1-2 लाइन का है, 2 लाइन का ही है, तो आप क्या करना कि उसके आसपास का जोड़ के लिखना, ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो आप थोड़ा उसके आसपास का सोचो समरी में, ठीक है, इसलिए जब आपकी समरी अच्छी होगी ना, आप उसका 2 से 3 बार जो है इंग्लिश में लिखोगे अपनी मन से, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ आपको आसपास का पता मतलब वो याद होगा, तो आप वो बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, आपको 4 से 5 लाइन लिखनी ही लिखनी है, 2 लाइन लिख के मत छोड़ना, ठीक है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग आंसर। अगर हम लॉन्ग आंसर में बात करें तो इसमें एक आंसर आता है, इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर है तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन में आते हैं, 2 लिखना है, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो कि शॉर्ट आंसर में आप देंगे तो हर चैप्टर में 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप इस कैसे पता चलेंगे, तो आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं, मॉडल पेपर में देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे हैं, तो सातों सेट में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-3 बार पूछे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको हर चैप्टर में 5-5 मिल जाएंगे, उन 5 क्वेश्चंस का आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उसको आपको मतलब कैसे लिखना है पूरा आपको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो कॉपी में, 5 से 6 लाइन हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। उसमें से आपको क्योंकि 4 में से 4 ऑप्शन में आते 2 लिखना है, तो आपको फंस जाएगा, दोनों फंस जाते हैं, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका आता है लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में क्या है, एक क्वेश्चन आता है आपका जो है 7 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का था, 2 ऑप्शन में आते हैं,
तो लॉन्ग आंसर के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट समरी। अगर आपकी समरी अच्छे से क्लियर है तो लॉन्ग आंसर आपको बन जाएगा। लॉन्ग आंसर आपको पहले लिखना कैसे, ये देख लीजिए। आपको जो आपका लॉन्ग आंसर है, आपको 1 से 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। 1 से 1.5 पेज, कोशिश करना कि 1 से ज्यादा पेज हो जाए, ठीक है, 1 से कम पेज का ना हो, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप देखेंगे, अगर आप एनालिसिस करेंगे पिछले साल के पेपर्स का, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर में, वो नॉर्मली शॉर्ट आंसर होते हैं, मतलब उसके 4 से 5 लाइन के ही आंसर होंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो आपको उसको 4 से 5 लाइन को बढ़ा के 1.5 पेज का करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो एक लाइन स्टार्टिंग में जोड़ देनी है हर लॉन्ग आंसर की। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम, जो भी चैप्टर का नाम हो, जैसे पहले चैप्टर का लास्ट लेसन, रिटन बाय, जो भी लेखक का नाम हो, ठीक है। तो आपको ये लाइन जोड़नी है। इससे आपको क्या होगा, 1.5 लाइन आपकी एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इससे एक अलग अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा टीचर पे, ठीक है। तो ये लाइन आपको लॉन्ग आंसर के हर में स्टार्टिंग में जोड़नी है। फिर इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके कैसे लिखना है वो देखिए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद आपको उसमें लिखना क्या है, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टार्टिंग की, मतलब हेडिंग डाल के लिखना। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो भी लॉन्ग आंसर आए उसमें आप देखो कौन से कैरेक्टर के से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको उस कैरेक्टर के बारे में 2-3 लाइन लिखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं टाइगर किंग का, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया टाइगर किंग ने 100 बाघों की हत्या करने का प्रण क्यों लिया था, प्रॉमिस क्यों किया था, या फिर उन्होंने क्यों शिकार किया, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले लिखो टाइगर किंग कौन था, कहाँ का राजा था, और उसका फुल नेम याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप लिखोगे क्या कि जो है उसने मतलब बचपन में वो कुछ बोलने लगा था, कुछ वर्ड, सबको आश्चर्यचकित हुआ, ज्योतिषी ने बताया कि उसकी राशि कौन सी है, और उसमें उसका दुश्मन बाघ है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर उसने मतलब आप जो थोड़ी बड़ा हुआ तो उसके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हो कि उसने जो है मतलब अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी वातावरण में जो उसका लालन पोषण हुआ, फिर उसके बाद उससे उसकी प्रतिज्ञा के बारे, उसकी मतलब भविष्यवाणी के बारे में याद आया। फिर उसके बाद उसने जो है एक बाघ को मारा, फिर उसके पास ले गया, ज्योतिषी ने कहा कि एक बाघ तो ठीक है लेकिन जो 100वां बाघ होगा वो तुम्हें मारेगा, फिर उसने 100वां। तो इस तरीके से आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपको जो भी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, जो भी मेन आंसर हो, ठीक है, उसके अगर स्टार्टिंग का थोड़ी सी स्टोरी, मतलब जो भी मेन, जैसे जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उससे जस्ट पहले की थोड़ी स्टोरी के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको मेन आंसर लिखना है, और मेन आंसर को आपको क्या करना है, या तो अंडरलाइन से या काले पेन से लिख देना, मतलब ज्यादा यूज करना है उसमें, मतलब जिससे आपको जब वो लॉन्ग आंसर पढ़े तो आपको अलग दिख जाए कि हाँ ये वाला पार्सन है जिसमें मेन आंसर है, ठीक है, इसलिए वो पढ़ सके, ठीक है। इसके बाद फिर ये लिख जाए, फिर आपको इसके बाद थोड़ी उसके बाद की कहानी जोड़नी है। तो आपको मेन लॉन्ग आंसर में क्या करना है ना, मेन आंसर लिखना है, उसको जो अच्छे से लिखना है कि समझ में आ जाए हाईलाइट करके, और उसके पहले की उसके बाद की कहानी जोड़नी है, ठीक है। इसके अलावा तो इसके लिए अगर आपकी समरी पार्ट अच्छा है ना, उसमें अगर आपने समरी में आपने 2 से 3 पेज अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो अगर आप देखोगे समरी आपको इसमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर में आधी समरी लिखनी है। तो अगर आपको समरी अच्छे से पता है ना, लॉन्ग आंसर आपको आराम से बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो पोएट्री पोर्शन। तो पोएट्री में भी सेम चीज है, ये आपके स्टेंजा आते हैं। तो स्टेंजा के लिए वही चीज है कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है उसकी समरी देख लीजिए। तो आप मॉडल पेपर में समरी देख लीजिए, उसमें समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में देख लीजिए, 2-3 बार समरी देखिए। अगर आपको समरी समझ में आ जाएगी तो तीनों क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो थोड़ा सा मतलब जिसकी अंग्रेजी मतलब थोड़ा सा वैसे होगी तो वो थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। और 2 लाइन के आपको आंसर लिखने हैं। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया आता है, तो सेंट्रल आइडिया में 3 ऑप्शन आते हैं आई थिंक, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि स्टार्टिंग के 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। उसमें अभी आपको ऐसे लिखना है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम, मतलब आपको राइटर का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है 2 लाइन में। तो उसके बाद आपको जो समरी है ना वही आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है। कितना लिखना है, आधा से 1 पेज लिखना है, ठीक है। उसमें मतलब यही सब लिखना है कि क्या हुआ स्टोरी में। जैसे माय ब्रदर 66 है तो आप इसमें लिखोगे कि लेखिका आई, ठीक है, घर में आई, उसने अपनी मदर का वो देखा, बूढ़ा फेस देखा, ठीक है, बुढ़ापा देखा, उसे बहुत दर्द लगने लगा कि
दुख हुआ ऐसे देखकर कि अगर मैं अगली बार आऊंगी तो शायद वो ना मिले, ठीक है। बहुत तो इस तरह से लेखक ने उसका वो दिखाया है, मतलब बहुत प्यार दिखाया है माँ और पुत्री के बीच, ठीक है। इसके बाद जब वो घर छोड़ती है तो मतलब वो हंसने की ट्राई करती है, ठीक है, और उसके बाद उम्मीद करती है जब बाद वापस मिले तो वो उनसे मिले, ठीक है। इस तरह जो स्टोरी में हुआ है वही आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया में। तो उसकी भी सेम चीज है, आप पहले हिंदी में सेंट्रल आइडिया याद कीजिए, तो उसको आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए, कंपेयर कीजिए क्या क्या गलतियां की, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिटरेचर पार्ट पढ़ना है, ठीक है। मेन चीज आपको है समरी पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जब तक समझ में नहीं आ समरी पढ़ी हिंदी में तो उसको आप इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, कंपेयर कीजिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड्स नहीं बन रहे। फिर आप उसको 2 से 3 बार इंग्लिश में पढ़िए, फिर 1-2 बार फिर और आप लिखिए अपने मन से। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको समरी याद हो जाएगी, 100% नहीं 80 to 90% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और इससे आपको बाकी पार्ट्स पोर्शन में भी फायदा हुआ, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इस तरीके से आपको लिटरेचर पार्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। और आप पीवाईक्यू वगैरह में देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए उनकी, ठीक है, उनकी लिख के भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो ग्रामर में आर्टिकल है, लेटर है, वो कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, वोकाबुलरी कैसे याद करें, इस रिलेटेड वीडियो वो कल अपलोड होगी, ठीक है। इसके अलावा हाई स्कूल के लिए जो टाइम टेबल कौन सी फॉलो करें, कैसे बनाएं, 6 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, एक दिन में कितने घंटे पढ़ें, उससे रिलेटेड वीडियो भी जल्दी आज ही अपलोड होगी। तो जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।